नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती होगी कि हमारी इंग्लिश में यह शब्द के लिए इट और दिस का प्रयोग करा जाता है, पर आखिर हम कहां पर इट का प्रयोग करें और कहां पर दिस का प्रयोग करें। तो आज हम इन्हीं दोनों अंतरों को बिल्कुल सही ढंग से सीखने वाले हैं और आज के बाद आपकी ये समस्या खत्म होने वाली है कि कहां पर हमको इट का प्रयोग करना है और कहां पर हमको दिस का प्रयोग करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि दिस और इट का प्रयोग का एक कॉन्सेप्ट क्या है। तो याद रखिएगा, दिस हमारा एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, यानी एक परिचय सूचक शब्द है। जब भी हमको किसी सजीव चीज या निर्जीव चीज का परिचय देना होता है, यानी जो चीज हमारे पास में है, जिसे छू सकते हैं हम या महसूस कर सकते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हमको किसी सजीव या निर्जीव चीज का परिचय देना होगा जो हमारे पास में है या महसूस कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसका परिचय देने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। अब मैंने यहाँ पर दो बातें बोली हैं कि छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब इस बात को भी समझ लिया जाए। अब आपके हाथ में अगर बुक है या आपके पास में बुक है जिसे आप हाथ बढ़ाकर छू सकते हैं, तो इसका मतलब वो चीज आपके पास में है। इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? दिस का प्रयोग करना चाहिए। यानी कोई फिजिकल चीज है जो हमारे पास में है, छुआ जा सकता है, उसका जब भी परिचय देंगे हम क्या करेंगे भाई? हम दिस का प्रयोग करेंगे। अब बात मैंने करी कि महसूस करने वाली बात। अब आपके पास कोई समस्या है, यानी उस समस्या को सिर्फ आप ही महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका जब भी हम परिचय देंगे, उसके बारे में जब भी बात करेंगे, तो हम परिचय देने के लिए उसका दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही समस्या किसी दूसरे की हो तो आप उसे महसूस तो नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी कोई समस्या आप खुद महसूस कर रहे हो तो आप उसके लिए दिस का प्रयोग करें। अब बात आती है कि यह का प्रयोग कहाँ करा जाए। यह का अर्थ भी हमको यह ही दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी निर्जीव चीज, आवारा जानवर, किसी पक्षी या चाइल्ड या बेबी की विशेषता बतानी हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? इट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि चाइल्ड और बेबी दोनों का अर्थ बच्चा होता है, तो इस अंतर को मैं बता चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और इस अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए इन दोनों सब चीजों को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है हर चीज को। तो आइए समझा जाए। मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है हमारा कि जब भी हम किसी निर्जीव चीज की बात करेंगे तो हम कहां पर दिस लगाएंगे और कहां पर इट लगाएंगे, इस बात को समझा जाए। इसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, यह मेरी किताब है, यह बहुत महंगी है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है, ये मेरा घर है, ये बहुत सुंदर है। मैंने तीसरा सेंटेंस लिया है, यह मेरी समस्या है, यह बहुत भयावह है। और चौथा मैंने सेंटेंस लिया है, यह पर्स मेरा है, यह रविवार को खो गया था। अब यहाँ पर पहले सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है वो है, यह मेरी किताब है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, यह मेरी किताब है, इसका मतलब आप किताब का परिचय दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह का अर्थ क्या होना चाहिए? दिस। और अगर हम इसका अनुवाद करें तो क्या हो जाएगा? दिस इज माई बुक। इसी तरीके अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं, यह बहुत महंगी है। अब यहाँ पर जो महंगी शब्द मैंने प्रयोग करा है, यहाँ पर किसके लिए प्रयोग करा है? किताब के लिए। और किताब क्या है? हमारी निर्जीव है। इसका मतलब हुआ कि हम किताब की विशेषता बता रहे हैं। अब इसका अनुवाद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज वेरी कॉस्टली। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस सेंटेंस से लगभग ये बात समझ आ गई होगी कि जब हमको किसी चीज का परिचय देना हो तो यह का अर्थ क्या हो जाता है? दिस। और जब हमको उसी चीज, यानी अगर चीज निर्जीव है तो उसके लिए हमको क्या करना है भाई? उसके लिए विशेषता बताने के लिए यह का अर्थ क्या हो जाता है? इट। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यह मेरा घर है, यह बहुत सुंदर है। इसका पहला हिस्सा देखते हैं, यह मेरा घर है। यहाँ पर घर कैसा हुआ? निर्जीव हुआ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसका परिचय दे रहे हैं। तो यह मेरा घर है, इसका अनुवाद क्या हुआ? दिस इज माई होम।
अब यहाँ पर आप कहेंगे कि घर का अर्थ हाउस भी होता है, तो आप फिर जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैंने हाउस और होम में अंतर बता रखा है, उसको देखकर आप इस अंतर को स्पष्ट कर लें। अब दूसरा सेंटेंस, इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। यह बहुत सुंदर है। तो अब ये सुंदर शब्द मैंने किसके लिए प्रयोग करा है, यानी विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो आप कहेंगे घर की बताई जा रही है। यानी घर कैसा हुआ, निर्जीव हुआ, जब यानी निर्जीव चीज की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर यह का अर्थ क्या होगा, इट, यानी क्या होना चाहिए इसका अनुवाद, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यह मेरी समस्या है, यह बहुत भयावह है। अब यहाँ पर यह मेरी समस्या है, फिर परिचय देने का काम कर रहे हैं, आप समस्या से अवगत करा रहे हैं किसी को, तो इसका मतलब यहाँ पर यह का अर्थ क्या होना चाहिए, दिस, यानी दिस इज माई प्रॉब्लम। अब बात आती है इसके दूसरे हिस्से की, यह बहुत भयावह है। अब भयावह शब्द किसके लिए लगाया गया है, समस्या के लिए। नहीं, समस्या क्या विशेषता बता रहे हैं, समस्या कैसी है, निर्जीव है, तो क्या होना चाहिए भाई, इट इज वेरी हॉरिबल। भयावह का अर्थ दोस्तों हॉरिबल होता है। अब आइए चौथा सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस है, यह पर्स मेरा है, यह रविवार को चोरी हो गया था। अब यहाँ पर पहला हिस्सा देखा जाए, यह पर्स मेरा है, यानी पर्स का आप परिचय दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, दिस पर्स इज माइन। अब यहाँ पर माइन और माई का कब प्रयोग करा जाता है, ये भी मैं बता चुका हूं इसका अंतर। इसे आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर देखिए इसको। अब इसका दूसरा हिस्सा देखें, यह रविवार को खो गया था। अब ये पैसिव वॉइस केस में है। जब आप अनुवाद करना मेरे साथ सीखेंगे तो ये भी छोटी छोटी सारी बातें जान लेंगे। फिलहाल पैसिव वॉइस केस क्या है, किसने चोरी किया ये नहीं मालूम है, नहीं करता गायब है यहाँ से, तो इसका मतलब वो ये पैसिव वॉइस केस है। अब यह रविवार को चोरी हो गया था, यानी किसके बारे में बात करी जा रही है, पर्स के बारे में बात करी जा रही है कि जो चोरी हो गया था। तो इसका मतलब यहाँ पर यह का अर्थ क्या हो जाएगा, इट, और क्या होना चाहिए, इट वॉज स्टोलन ऑन संडे। क्या हो जाएगा, इट वॉज स्टोलन ऑन संडे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब हम किसी निर्जीव चीज की विशेषता बताते हैं तो परिचय दिया जा रहा है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और अगर विशेषता बताई जा रही है तो यह के अर्थ में हम इट का प्रयोग करेंगे। अब आइए अगले एग्जाम्पल को देखा जाए। जो मैंने अगला एग्जाम्पल्स लिया है वो क्या है कि बच्चों की दशा में, यानी बच्चे की दशा में, चाइल्ड और बेबी की दशा में हमको क्या करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चाइल्ड और बेबी अगर आपके पास शब्द आता है तो हमेशा आपको इट का ही प्रयोग करना है, क्योंकि चाइल्ड और बेबी का जेंडर डिफाइन नहीं करा जा सकता है। ना ही उसे हम शी से प्रयोग कर सकते हैं, ना ही से प्रयोग कर सकते हैं, ना उसके लिए हर का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही उसके लिए हिज का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि बच्चे का जेंडर नहीं डिफाइन किया जाता है, इसलिए हम बच्चे के लिए हमेशा चाइल्ड और बेबी लगाते हैं और इसके लिए हमेशा इट का ही प्रयोग होगा। चलिए अब मैंने जो सेंटेंस लिए हैं वो सेंटेंस है, यह उसका बच्चा है, यह बहुत सुंदर है। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिया है, यह मेरा बच्चा है, इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। फिर मैंने तीसरा सेंटेंस लिया है, यह तुम्हारा बच्चा है, इसने पेशाब कर दी है। फिर मैंने चौथा सेंटेंस लिया है, यह मेरे पड़ोसी का बच्चा है, यह बहुत शरारती है। अब आइए एक एक सेंटेंस को समझा जाए। तो पहले सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है वो ये है, यह उसका बच्चा है। यहाँ तो आप बच्चे का परिचय देने का काम कर रहे हैं, और मैंने बोला था कि परिचय देते समय चाहे वो सजीव चीज हो चाहे वो निर्जीव चीज हो, उसका परिचय हमेशा दिस से ही दिया जाएगा। अब इसका अगर अनुवाद करते हैं, यह उसका बच्चा है, तो यानी दिस इज हर चाइल्ड या बेबी। क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज हर बेबी या चाइल्ड। अब यहाँ पर हर की जगह आप हिज का भी प्रयोग कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हर लगाइए, अगर आपको लगता है किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हिज लगाइए। अब यहाँ बात आती है, यह बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर यह शब्द किस और के लिए हमको क्या लगाना है, इट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बात जो हो रही है वो चाइल्ड और बेबी की हो रही है। मैंने क्या बताया आपको, अगर वाक्य में आपको चाइल्ड और बेबी शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यह शब्द के लिए हमेशा आप
इट का ही प्रयोग करेंगे। यह बहुत सुंदर है, क्या हो जाएगा, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ना कि ही इज वेरी ब्यूटीफुल या सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं और इसका पहला हिस्सा देखते हैं। यह मेरा बच्चा है। अब यहाँ पर बच्चे का परिचय दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई बेबी या चाइल्ड। इसी तरीके से इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। अब इसकी के लिए हम अब तक सजीव चीजों के लिए हिज या हर का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम इसकी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, इट्स आईज आर वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, अब आपसे गलती नहीं होगी। आइए अब तीसरे सेंटेंस का पहला हिस्सा देखते हैं। यह तुम्हारा बच्चा है, तो क्या परिचय दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, दिस इज योर चाइल्ड या बेबी। क्या हुआ इसका अनुवाद, दिस इज योर बेबी या चाइल्ड। अब इसने पेशाब कर दी है, यानी क्या हो जाएगा, इट हैज वेटेड इट्स नैपी। क्या हो जाएगा, इट हैज वेटेड इट्स नैपी। ये एडवांस्ड सेंटेंस में है, इसे आप चाहें तसल्ली बख्श समझें। और यहाँ पर हम यूरिन का प्रयोग इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, इट हैज वेटेड इट्स नैपी, यानी उसने अपना जो भी उसने नैपी या नैपकिन पहन रखा है उसको क्या कर दिया है, गीला कर दिया है। तो उसका दूसरे सेंस में लेंगे, गीला कैसे हुआ, तो पेशाब करी होगी। तो इस सेंस में लिया गया है ताकि अच्छे शब्दों में हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकें। अब आइए चौथे सेंटेंस का पहला हिस्सा देखते हैं। चौथा सेंटेंस का पहला हिस्सा है, यह मेरे पड़ोसी का बच्चा है। फिर परिचय दे रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, दिस इज माई नेबर्स चाइल्ड या बेबी। यानी क्या हो जाएगा, दिस इज माई नेबर्स बेबी या चाइल्ड। अब आइए, यह बहुत शरारती है। तो अब आप किसके लिए बात कर रहे हैं, शरारती के लिए, बच्चे के लिए, यानी बेबी या चाइल्ड के लिए बात करी जा रही। क्या हो जाएगा, इट इज वेरी नॉटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बच्चे की यानी चाइल्ड और बेबी की कंडीशन भी अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब अगले एग्जांपल्स देखें। मैंने अगले एग्जांपल्स में लिया है कि आवारा जानवरों की दशा में आप क्या करें। आवारा जानवरों की दशा का मतलब हुआ कि अगर कोई जानवर जिसे पाल नहीं रखा है उसे आवारा कहा जाता है। अगर आप पाल लेते हैं तो वो क्या हुआ दोस्तों, पालतू हुआ। तो इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर है ही, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। और बस आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आवारा जानवर की दशा में हमको हमेशा इट का ही प्रयोग करना है। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यह एक शेर है, यह बहुत शक्तिशाली है। अब अगर शेर जंगल में है, यहाँ पर ऐसा कहीं कोई बात नहीं कही गई। अब आपके सामने एक समस्या होगी कि पालतू है, कि कैसे इसकी पहचान कैसे करें। जब भी कोई चीज आपकी होगी तो उसके लिए आप अधिकार सूचक शब्दों का जरूर प्रयोग करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ये मेरा पेन है, ये मेरा घर है, ये मेरा शेर है, ऐसी बात तो नहीं हो रही है, सिर्फ आप परिचय दे रहे हैं। और यहाँ पर अधिकार सूचक शब्दों का प्रयोग चारों सेंटेंस में नहीं किया गया है। इसका मतलब हुआ कि हम आवारा जानवर के रूप में ही उस जानवर को ले रहे हैं। अब यहाँ पर यह एक शेर है, यह बहुत शक्तिशाली है। अब परिचय दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए लॉयन। क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज ए लॉयन। अब यह बहुत शक्तिशाली है, तो यहाँ पर आवारा जानवर है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह का अर्थ इट हो जाएगा, नहीं इट इज वेरी पावरफुल। अब आइए दूसरा सेंटेंस का पहला हिस्सा देखते हैं। यह एक गाय है। अब यहाँ पर फिर आप परिचय दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, दिस इज ए काऊ। अब यह बहुत सीधी है, क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर अभी पालतू नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट का ही प्रयोग करेंगे, यानी इट इज वेरी जेंटल। अब आइए तीसरे सेंटेंस का पहला हिस्सा देखते हैं। यह एक कुत्ता है। फिर आप परिचय दे रहे हैं, यानी दिस इज ए डॉग। अब यह बहुत वफादार है। अब आप पालतू के रूप में नहीं ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी फेथफुल। अब आइए चौथे सेंटेंस का पहला हिस्सा देखते हैं। यह एक चींटी है, यानी दिस इज एन आंट। अब यह इस पत्थर को उठाने के लिए बहुत छोटी है। अब किसके बारे में बात करी जा रही है, चींटी के बारे में, पालतू तो है नहीं। तो क्या करेंगे, इट इज वेरी स्मॉल टू लिफ्ट दिस स्टोन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि आवारा जानवर की दशा में क्या करना है।
लेकिन अब फिर आपके सामने प्रश्न उठना चाहिए कि अगर जानवर पालतू है तो क्या करेंगे। आइए इस बात को भी एग्जाम्पल से समझ लें। तो अगर जानवर हमारा कैसा है, पालतू है, तो उस दशा में क्या करेंगे, तो याद रखिएगा उस दशा में आप उसे परिवार का सदस्य ही मानेंगे। यानी क्या मानेंगे उसे, ए मेंबर ऑफ फैमिली। अब याद रखिएगा, अब बोलचाल की भाषा में फैमिली मेंबर बोलते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, इसको अक्सर सुधार लीजिए। क्या होता है, ए मेंबर ऑफ फैमिली, यानी परिवार का सदस्य, यानी क्या हुआ, फैमिली मेंबर नहीं, ए मेंबर ऑफ फैमिली। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब मैंने इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। ये मेरा शेर है, यह बहुत शक्तिशाली है। अब यहाँ पर यह मेरा शेर है भाई, अब पालतू हो गया, तो क्या करना चाहिए, फिलहाल परिचय देने के लिए तो वही काम करना है हमको, दिस इज माई लॉयन। अब यह बहुत शक्तिशाली है। अब लॉयन कैसा होगा, फीमेल होगा कि मेल होगा, तो आप कहेंगे साहब मेल है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, ही या शी का प्रयोग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ही या शी का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ही इज वेरी पावरफुल, यानी पालतू है तो फिर इट का प्रयोग नहीं करना है हमको, ही शी इसका प्रयोग होगा। आइए अगली बात करते हैं, यह उसकी गाय है, फिर पालतू हो गई, यानी क्या हो जाएगा, दिस इज हर काउ या हिज काउ, जो भी आपको लगता है प्रयोग करना चाहिए वो प्रयोग करें। यह बहुत सीधी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शी इज वेरी जेंटल। अब आइए तीसरे सेंटेंस का पहला हिस्सा देखते हैं, यह मेरे दोस्त का कुत्ता है। अब पालतू हो गया, क्या हो जाएगा, दिस इज माई फ्रेंड्स डॉग। क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज माई फ्रेंड्स डॉग, यह बहुत वफादार है। यानी अब पालतू है तो क्या करेंगे कुत्ते के लिए, यहाँ पर ही इज वेरी फेथफुल। अब इसी तरीके से यह मेरी चींटी है, अब चींटी आपके लिए पालतू हो गई है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई एंट। और यह इस पत्थर को उठाने के लिए बहुत छोटी है, क्या कराया जाएगा भैया, सी इज वेरी स्मॉल टू लिफ्ट दिस स्टोन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पालतू और आवारा दोनों की दशा में दिस और इट का प्रयोग करना आ गया होगा। आइए अब अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको किसी नाउन या प्रनाउन पर जोर देना हो, नाउन और प्रनाउन पर जोर देना हो, तो उस कंडीशन में हम यह का अर्थ क्या लगाएंगे, और अगर यह नहीं भी दिया है तो उस कंडीशन में उसका अनुवाद कैसे करा जाए। अब मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिए हैं, मेरा दोस्त ही तो था। अब यहाँ पर देखिए दोस्त पर जोर दिया जा रहा है, जिसने मेरी मदद की। अब ध्यान दीजिए, यह मेरा दोस्त ही तो था। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हमको बनाना है और मेरे दोस्त पर जोर देना है, इस शब्द पर हमको जोर देना है। तो जब भी हमको किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देना होगा तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे हम, इट से। अब जैसे मेरा दोस्त ही तो था, क्या हो जाएगा, इट वॉज माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा, इट वॉज माई फ्रेंड। जिसने मेरी मदद की, क्या हो जाएगा, हु हेल्प्ड मी। क्या हो जाएगा दोस्तों, हु हेल्प्ड मी। अब इसी तरीके से मेरे नाना ही तो थे, अब नाना पे अब जोर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, इट वॉज माई मैटरनल ग्रैंडफादर। याद रखिएगा, नाना नानी यानी जितने भी मातृत्व वाले रिश्ते होते हैं उनको शुरू करने के लिए हम मैटरनल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नाना का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, मैटरनल ग्रैंडफादर। अब नानी की बात करी जाती तो क्या हो जाता, मैटरनल ग्रैंड मदर। अब आपसे कहा जाता कि आप मामी के बारे में बताइए तो क्या हो जाता, मैटरनल आंटी। अब आपसे कहा जाता मामा के बारे में बताइए तो क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी, तो आप ये भी कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे कि नाना नानी और दादा दादी में कुछ अंतर होता है, उस अंतर को इंग्लिश में कैसे बताया जाता है, इस बात को भी समझ लीजिए। मैटरनल शब्द का प्रयोग कर दीजिए बस वहां पर। अब यहाँ पर मेरे नाना ही तो थे, क्या हो जाएगा, इट वॉज माई मैटरनल ग्रैंडफादर। क्या हो जाएगा, इट वॉज माई मैटरनल ग्रैंडफादर, जो मुझे कहानियां सुनाया करते थे। क्या हो जाएगा दोस्तों, हु यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं ही तो हूं।
अब यहाँ पर मैप शब्द पे जोर दिया जा रहा है, यानी प्रोनाउन पे जोर दिया जा रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इट इज आई, क्या हो जाएगा, इट इज आई, जो दोषी हूं। तो क्या हो जाएगा, हु एम गिल्टी। अब याद रखिएगा हु इज गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि आपको एम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इस बात को अगले वीडियोस में हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम गिल्टी। अब राजू ही तो है, अब किस पे जोर दे रहे हैं हम, राजू पर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इट इज राजू। अब जो 2 माह से ये सूचनाएं भेज रहा है, तो क्या हो जाएगा, हु हैज बीन सेंडिंग दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर 2 months। अब याद रखिएगा इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता है, ये अगले वीडियोस में समझेंगे कि कुछ ऐसे शब्द यानी संज्ञाएं होती हैं जिनका हम डायरेक्ट बहुवचन नहीं बना सकते, ना उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। इन बातों को हम अगले वीडियोस में समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी बात हमको समझ आ गई होगी कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, उस सेंटेंस की शुरुआत हमको इट से करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं या इंग्लिश सीखने में ये वीडियो सहायक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए।